चैप्टर सर्विस सेक्टर इन इंडिया। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। सर्विस सेक्टर वो पार्ट है इकोनॉमी का जो फिजिकल गुड्स नहीं बनाता बल्कि सर्विस प्रोवाइड करता है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं। यानी जो सेक्टर गुड्स की प्रोडक्शन नहीं करता लेकिन पीपल को सर्विसेज देता है उसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है। आइए इसकी की फीचर्स को देखते हैं। सर्विस सेक्टर में ऐसी एक्टिविटीज आती है जो फिजिकल गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती लेकिन सर्विस के रूप में वैल्यू प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी की बात करें तो 54% ऑफ इंडियाज ग्रोस वैल्यू एडेड यानी कि जीबीए, मतलब इंडियन इकोनॉमी का 54% जीबीए सर्विस सेक्टर से आता है। जीबीए इकोनॉमिक आउटपुट को मेजर करता है जो गुड्स और सर्विसेज दोनों का टोटल वैल्यू होता है। ओवर 50% ऑफ इंडिया जीडीपी। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 50% से ज्यादा है जो एक सिग्निफिकेंट शेयर है। एग्जाम्पल देखते हैं। आईटी सेक्टर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, इन्फोंसी और विप्रो जैसे कंपनीज का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में काफी है जो इंडिया को ग्लोबल आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक्सपोर्ट्स, 38% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। सर्विस सेक्टर इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 38% कंट्रीब्यूट करता है। ये प्राइमरली आईटी सर्विस बिजनेसेस, प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ और टूरिज्म के लिए थ्रू होता है। एग्जाम्पल बीपीओ सेक्टर, कंपनी लाइक गेनपैक्ट और कॉन्सेंट्रिक्स फॉरेन क्लाइंट के लिए कंज्यूमर सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो इंडिया के एक्सपोर्ट का मेजर पार्ट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सर्विस सेक्टर में 2/3 एफडीआई अट्रैक्ट करता है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट है जैसे आईटी, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी। एग्जाम्पल अमेजॉन इंडिया का इन्वेस्टमेंट या वॉलमार्ट का इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स और रिटेल सर्विस सेक्टर में एफडीआई अट्रैक्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सर्विस सेक्टर इंडिया में 30.7% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ये एक मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो यूथ और स्किल्ड वर्कर को जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है। एग्जाम्पल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट, हॉस्टल और हेल्थ केयर सेक्टर्स जैसे कि नर्सेस, डॉक्टर में लाखों जॉब्स जनरेट होते हैं जैसे स्विगी और जोमेटो का बूम हुआ जिससे डिलीवरी बॉयज और कंज्यूमर सर्विस एजेंट को जॉब मिली है। सर्विस सेक्टर ने 2022-23 में रिमार्केबल रिकवरी देखी स्पेशली हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन और रिटेल इंडस्ट्रीज में। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद टूरिज्म सेक्टर में रिकवरी देखी गई है। डोमेस्टिक टूरिज्म और इंटरनेशनल ट्रेवल में ग्रोथ हुई है जैसे गोवा और केरला की टूरिज्म इंडस्ट्रीज में। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये एक मेजर है इकोनॉमिक आउटपुट का जो गुड्स और सर्विसेज का टोटल वैल्यू होता है। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 54% जीबीए में है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो एक कंट्री के टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करता है। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई वो इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन इन्वेस्टर अपनी कैपिटल को इंडिया में किसी बिजनेस या कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। सर्विस सेक्टर इंडिया को 2/3 एफडीआई अट्रैक्ट करता है। एक्सपोर्ट्स में गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है। सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट 38% टोटल एक्सपोर्ट का है जो मेनली आईटी सर्विस और टूरिज्म से आता है। अब बात करते हैं स्प्रेड ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। सर्विस सेक्टर का स्प्रेड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू डिफाइन है। यूनियन लिस्ट में उन सर्विसेज का जिक्र है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है।
ये सर्विसेज नेशनल लेवल पर रेगुलेट होती है। टेलीकम्युनिकेशन, जैसे एयरटेल, जियो जो मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में आती है। पोस्टल सर्विस, इंडिया पोस्ट जो लेटर और पार्सल सर्विस प्रोवाइड करता है। ब्रॉडकास्टिंग, दूरदर्शन और प्राइवेट चैनल्स जो टीवी ब्रॉडकास्ट करते हैं। फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, जैसे एलआईसी, एसबीआई और एचडीएफसी जो इंश्योरेंस और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेशनल हाईवेज, रोडवेज और हाईवेज कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो एनएचएआई के अंडर आती है। माइनिंग सर्विस, जैसे कोल इंडिया माइनिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। अब स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। स्टेट लिस्ट में उन सर्विसेज का जिक्र है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है। ये सर्विसेज स्टेट लेवल पर रेगुलेट होती है, जैसे हेल्थ केयर एंड रिलेटेड सर्विसेज, जैसे स्टेट रन हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सर्विस जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है। रियल एस्टेट सर्विसेज, हाउसिंग और लैंड डेवलपमेंट जो स्टेट रेगुलेट करते हैं। रिटेल सर्विसेज, लोकल शॉप्स और मार्केट जो स्टेट मैनेज करता है। सर्विसेज इंसिडेंटल टू एग्रीकल्चर, एग्री सर्विसेज जो फार्मर को प्रोवाइड की जाती है, जैसे फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन। हंटिंग एंड फॉरेस्ट्री सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विस जो स्टेट मैनेज करते हैं। अब कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं। कंकरेंट लिस्ट में वो सर्विसेज आती है जो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है, जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। एजुकेशन में स्कूल और कॉलेजेस जो बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, जैसे न्यूज़पेपर और बुक्स की पब्लिकेशन सर्विसेज। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेट और सेंट्रल ज्वाइंटली मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं ई कॉमर्स इन इंडिया। ई कॉमर्स एक ग्रोइंग सेक्टर है जो रिटेल मार्केट का 10 से 15% शेयर रखते हैं और सनराइज सेक्टर कहा जाता है। मतलब यह सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। बिजनेस मॉडल इन ई कॉमर्स को देखते हैं। ई कॉमर्स की 3 प्राइमरी बिजनेस मॉडल हैं। फर्स्ट, इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल। इस मॉडल में ई कॉमर्स एंटिटी खुद गुड्स और सर्विसेज का स्टॉक रखती है और डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचती है। एग्जाम्पल, अमेजोन जो खुद भी प्रोडक्ट सेल करता है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक्स। ये इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल है। मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल, इस मॉडल में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सिर्फ बायर और सेलर्स के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, लेकिन खुद प्रोडक्ट नहीं बेचता। एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। ये मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल है जहां मल्टीपल सेलर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और बायर उन्हें खरीदते हैं। हाइब्रिड मॉडल, ये मॉडल इन्वेंटरी बेस्ड और मार्केट प्लेस बेस्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों मॉडल यूज करते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन खुद भी प्रोडक्ट बेचते हैं और दूसरे सेलर के लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं एफडीआई गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स। 100% एफडीआई अलाउ इन B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। B2B ई कॉमर्स में फॉरेन कंपनी को फुल 100% इन्वेस्टमेंट अलाउ होती है। एग्जाम्पल, अलीबाबा का इन्वेस्टमेंट इन इंडिया B2B ई कॉमर्स में होता है। नो एफडीआई अलाउ इन B2C बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। B2C मॉडल में फॉरेन कंपनीज को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन नहीं होती। एग्जाम्पल, वॉलमार्ट का इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट में लिमिटेड है बिकॉज वॉलमार्ट को इंडिया में डायरेक्ट B2C ई कॉमर्स बेचने की परमिशन नहीं है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट को सेंट्रल और स्टेट लेवल पे डिवाइड करते हैं। यूनियन लिस्ट में नेशनल लेवल सर्विसेज, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेवल सर्विसेज और कंकरेंट लिस्ट में वो सर्विसेज आती है जो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में गुड्स और सर्विसेज का ऑनलाइन एक्सचेंज होता है। ये ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म है जहां बिजनेस और अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं। B2B बिजनेस टू बिजनेस और B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B में एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट और सर्विस बेचता है।
B2C में बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट और सर्विस बेचता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स सेक्टर। गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स सेक्टर को बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव और स्कीम्स लॉन्च किए हैं। ये स्टेप्स स्मॉल बिजनेसेस, ट्राइबल आर्टिसंस और रिमोटेस्ट एरिया तक ई कॉमर्स का फायदा पहुंचाने के लिए किए गए हैं। चलिए इन इनिशिएटिव्स को एक एक करके समझते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये इनिशिएटिव स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, खासकर उनको जो रूरल और रिमोट एरिया में है। देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। ODOP के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसे प्रमोट किया जाता है। ये प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेलर के लिए अवेलेबल होता है ताकि उनको नेशनल वाइड विजिबिलिटी मिल सके। एग्जाम्पल, अगर वाराणसी को वाराणसी साड़ी के लिए जाना जाता है तो ODOP के थ्रू बनारसी साड़ी मैन्युफैक्चरर को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया जाता है जिससे उनका मार्केट एक्सपेंड हो सके। दूसरी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM लॉन्च इन 2016, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आती है। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन गुड्स और सर्विस खरीदने का एक कन्वीनियंट और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कैसे वर्क करता है देखते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे कॉमन यूजेज गुड्स जैसे कंप्यूटर्स, स्टेशनरी और ऑफिस सप्लाईज अवेलेबल होते हैं जिनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लैपटॉप्स खरीदने हैं तो वो GEM पोर्टल पर जाके सप्लायर से डायरेक्टली परचेज कर सकती है। इससे मिडल मैन एलिमिनेट हो जाता है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। अब बात करते हैं tribesinIndia.com पोर्टल ऑब्जेक्टिव्स। ये पोर्टल ट्रैवल आर्टिसंस को अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये ट्रिफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव्स मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। ये कैसे वर्क करता है देखते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज के आर्टिसंस अपने हैंडमेड प्रोडक्ट जैसे ट्राइबल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स और वोमेन गुड्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं। एग्जाम्पल, टेरिफेड के पोर्टल www.travelsindia.com पे ट्राइबल आर्टिसंस अपने हैंडीक्राफ्टेड आइटम्स को सेल करते हैं। इससे उनको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर मिलता है। अब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ONDC ई कॉमर्स के इकोसिस्टम को डिजिटली एम्पावर करता है। इसका गोल है कि स्मॉल सेलर और रिमोट एरियाज के बिजनेसेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर मार्केट एक्सेस बढ़ाया जा सके। कैसे वर्क करता है देखते हैं। ONDC एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो स्मॉल सेलर को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक आसानी से रीच करने में मदद करता है, चाहे वो रिमोट विलेज में क्यों ना हो। एग्जाम्पल, अगर एक रूरल एरिया के सेलर अपने ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट को बेचना चाहता है तो ONDC उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करेगा जिससे वो अपने प्रोडक्ट आसानी से नेशनल वाइड सेल कर सकेगा। कंज्यूमर प्रोडक्शन रूल्स 2020, इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये रूल्स कंज्यूमर को ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसकी की प्रोविजंस को देखते हैं। कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी, ई कॉमर्स कंपनीज को प्रोडक्ट और सर्विसेज की टोटल कॉस्ट और एडिशनल चार्जेस को क्लियरली शो करना होगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा जो कंज्यूमर कंप्लेंट का टाइमली सॉल्यूशन देंगे। पेनल एक्शन, अगर रूल्स वायलेट होते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर पेनल एक्शन लिया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कोई
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉल्स एडवर्टाइजिंग कर रहा है या डिलीवरी के वक्त प्रोडक्ट डैमेज होता है तो कंज्यूमर को ग्रेवेंसेस ऑफिसर से कंप्लेन करने का राइट्स मिलेगा। अगर सेलर रूल्स वायलेट करेगा तो कंपनी को फाइन या पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये एक स्कीम है जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है जिसे ऑनलाइन प्रमोट किया जाता है। ये रूरल बिजनेसेस को विजिबिलिटी और मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करता है। जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने गुड्स और सर्विसेज बाय कर सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट और कॉस्ट इफेक्टिव है। ट्रीफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट बॉडी है जो ट्राइबल कम्युनिटीज को अपने हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडमेड प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो स्मॉल सेलर और रिमोट एरियाज के बिजनेसेस को डिजिटल कॉमर्स में इंटीग्रेट करता है जिससे उनका मार्केट एक्सेस बढ़ता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020, ये रूल्स कंज्यूमर को फेयर ट्रेड और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अनफेयर प्रैक्टिसेस करता है तो वो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स इन इंडिया, ग्रोथ एंड इनिशिएटिव्स। स्टार्टअप्स ने इंडिया में काफी तेजी से ग्रोथ की है और आज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम रखता है टेक स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप कल्चर स्पेशली टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में बहुत रेपिडली ग्रो हो रहा है। चलिए इसे समझते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, इंडिया का पोजीशन देखते हैं। इंडिया का टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम अब दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट है। ये इस बात को शो करता है कि कैसे इनोवेटिव आइडियाज और टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया में नए वेंचर्स लॉन्च हो रहे हैं। टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज को देखते हैं। आजकल टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी काफी स्टार्टअप इमर्ज हो रहे हैं। ये सिटीज 40% स्टार्टअप को अपने अंदर समेट रही है। एग्जाम्पल के लिए इंदौर और चंडीगढ़ और जयपुर जैसे शहरों में बहुत सारे टेक स्टार्टअप इमर्ज हो रहे हैं। जॉब क्रिएशन, स्टार्टअप सेक्टर इंडिया में जॉब क्रिएट कर रहा है। पिछले 5 सालों से जॉब की क्रिएशन में एक कंसिस्टेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इनिशिएटिव्स प्रमोटिंग स्टार्टअप्स इन इंडिया को देखते हैं। इंडिया में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए कई इनिशिएटिव गवर्नमेंट के तरफ से लिया गया है। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्टअप्स है जैसे स्टार्टअप इंडिया लॉन्च इन 2016। एक स्टार्टअप एक स्टार्टअप को डिफाइन किया जाता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो इंडिया में हेडक्वार्टर्स हो, 10 साल से कम पुरानी हो और 100 करोड़ से कम रेवेन्यू कमाई करती हो एनुअली। गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो फंड ऑफ फंड्स, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को इक्विटी फंडिंग देने के लिए 10,000 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया है जो SIDBI स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू मैनेज होता है। ये फंड वेंचर्स कैपिटल फंड को सपोर्ट करता है जो अपनी तरफ से स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें फंड का फ्लो इस तरह होता है जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट, उसके बाद SIDBI, उसके बाद वेंचर कैपिटल फंड, उसके बाद स्टार्टअप। एग्जाम्पल, अगर कोई वेंचर कैपिटल फंड अपनी तरफ से 10 करोड़ स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उस फंड में 5 करोड़ कंट्रीब्यूट करेगी। रेगुलेटरी रिलीफ, 90 डेज वाइंडिंग अप, अगर स्टार्टअप को बंद करना हो तो उसके लिए सिर्फ 90 दिन का टाइम दिया जाता है जबकि नॉर्मल कंपनीज को बंद होने के लिए 180 दिन लगते हैं। इससे स्टार्टअप को अपने बिजनेस को क्विकली वाइंड अप करने का ऑप्शन मिलता है। टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स हॉलीडे, स्टार्टअप को अपने पहले 3 साल तक इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिलता है। इसका मतलब है कि स्टार्टअप को
अपने इनिशियल ईयर में टैक्स का बर्डन नहीं होता, जो ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल होता है। कैपिटल गेन टैक्स रिलीफ, स्टार्टअप को अपने पहले 3 साल तक कैपिटल गेन टैक्स से भी एग्जेम्पशन मिलता है। सेल्फ सर्टिफिकेशन, स्टार्टअप को अपनी कंप्लायंस को सेल्फ सर्टिफाई करने की फैसिलिटी मिलती है, जो उनके लिए कंप्लायंस प्रोसेस को इजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग बनाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड से रिकॉग्नाइज स्टार्टअप को GEM पोर्टल पर लिस्ट होने का मौका मिलता है। इस पोर्टल पर स्टार्टअप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं। ये उनके लिए बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज का एक अच्छा सोर्स है। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। स्टार्टअप डेफिनेशन, ए स्मॉल कंपनी जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में लाती है और जो अभी अपनी अर्ली ग्रोथ फेज में होती है। स्टार्टअप की पहचान उनकी एज 10 साल से कम और रेवेन्यू 100 करोड़ से कम से होती है। फंड ऑफ फंड, ये एक फंड है जिसमें गवर्नमेंट वेंचर कैपिटल फंड को इन्वेस्ट करती है, जो अपने पैसे से स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। इससे स्टार्टअप को इक्विटी फंडिंग मिलती है, जो उनको अपनी बिजनेसेस ऑपरेशन को स्केल करने में मदद करती है। वेंचर कैपिटल, ये प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं जो नए स्टार्टअप में इक्विटी यानी कि ओनरशिप के बदले इन्वेस्ट करते हैं। इनका गोल होता है हाई ग्रोथ स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना, जहां उनको अच्छी रिटर्न्स मिल सके। वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपना बिजनेसेस बंद करती है। स्टार्टअप इंडिया के अंदर स्टार्टअप को अपने ऑपरेशन बंद करने के लिए 90 दिन दिए जाते हैं, जबकि दूसरे कंपनीज को ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 180 डेज दी जाती है। जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSUs गुड्स और सर्विसेज परचेस कर सकते हैं। स्टार्टअप को यह प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां वो अपने प्रोडक्ट गवर्नमेंट को डायरेक्टली बेच सकते हैं। अब बात करते हैं की इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ये स्कीम लॉन्च की है। ये फंड स्कीम उन स्टार्टअप के लिए है जो अपने इनिशिएटिव स्टेज में हैं और उनको सीड फंडिंग यानी कि इनिशियल कैपिटल की जरूरत है। इससे स्टार्टअप अपने आइडियाज को मार्केट में लाने के लिए कैपिटल रेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टार्टअप टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप कर रही है तो ये फंड उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट रिसर्च में मदद कर सकते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन NIDHI, ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर लॉन्च किया गया है। NIDHI का गोल है इनोवेशन को फोस्टर करना और टेक्नोलॉजी ड्राइवन स्टार्टअप को सपोर्ट देना। इसके अंदर कई प्रोग्राम्स हैं, जैसे इंक्यूबेटर जो नए स्टार्टअप को इनिशियल मेंटर और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। सीड फंड्स, जैसे स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, जिससे स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। एक्सेलरेटर्स, ये प्रोग्राम स्टार्टअप को स्पीड अप करते हैं अपने ग्रोथ में। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ग्रांट्स, ये ग्रांट्स इनोवेटर को मिलती है अपने आइडियाज को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर एक स्टार्टअप रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में है और उनके पास एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है, तो NIDHI के थ्रू उन्हें सीड फंडिंग और मेंटरशिप मिल सकती है। रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम RSSE, ये रैंकिंग DPIIT के द्वारा की जाती है। ये रैंकिंग हर स्टेट को जज करती है कि कैसे उन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट किया है। ये स्टेट को मोटिवेट करता है कि वो अपने पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे ताकि स्टार्टअप को उनके रीजन में ग्रो करने में मदद मिले। एग्जाम्पल,
कर्नाटका और तेलंगाना को स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्ट्रांग पोजीशन मिल रही है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई है और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं। प्रारंभ प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को DPIIT के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस समिट का एम है इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के स्टार्टअप्स को शोकेस करना और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप बनाने में मदद करना। ये समिट स्टार्टअप को फंडिंग और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, अगर एक इंडिया स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करना चाहता है तो प्रारंभ समिट उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर के सामने अपने आइडियाज रखने का प्लेटफॉर्म दे सकता है। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स ये अवार्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 2016 में लॉन्च किए थे। ये अवार्ड टॉप परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं जो अपने फील्ड में एक्सेलेंस अचीव करते हैं। इन अवार्ड्स के थ्रू स्टार्टअप्स को विजिबिलिटी मिलती है और उनका ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होता है। इससे फंडिंग और मार्केट एक्सेस मिलने का भी चांस बढ़ता है। एग्जाम्पल, जोमेटो और ओला जैसे सक्सेसफुल स्टार्टअप ने इन अवार्ड्स को जीतकर अपनी क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रांग बनाया है। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। सीड फंड वो इनिशियल कैपिटल होता है जो एक स्टार्टअप को अपने अर्ली स्टेज में मिलता है। ये फंड उनको अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने, प्रोटोटाइप बनाने और मार्केट रिसर्च करने में मदद करता है। इंक्यूबेटर्स वो सेंटर्स होते हैं जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं। ये मेंटरशिप, रिसोर्सेज और नेटवर्किंग प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टार्टअप अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सके। एक्सेलरेटर्स भी इंक्यूबेटर की तरह होते हैं, लेकिन ये स्टार्टअप को ग्रोथ के लिए नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचाने के लिए तेजी से वर्क करते हैं। ये स्टार्टअप को स्पीड अप करने के लिए मेंटरशिप और फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ग्रांट ये ग्रांट स्टार्टअप को अपने इनोवेटिव आइडियाज को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए मिलता है। ये इंश्योर करता है कि स्टार्टअप का आइडियाज वर्केबल और स्केलेबल है। RSSE रैंकिंग ऑफ स्टेट ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम एक इवेल्युएशन है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स को रैंक किया जाता है कि उन्होंने अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे डेवलप किया है और वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स को ग्रो करने में। ग्लोबल पार्टनरशिप का मतलब है इंटरनेशनल लेवल पर पार्टनरशिप बनाना। इससे स्टार्टअप को ग्लोबल मार्केट में एंट्री मिलती है और उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली रिस्क को शेयर करने का होता है। इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को अगेंस्ट अनफोर्सिन इवेंट। आज हम लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की बात करेंगे, साथ ही उनकी रिफॉर्म्स को भी समझेंगे। की कंपोनेंट्स ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC को 1956 में बनाया गया था। ये गवर्नमेंट ऑन इंश्योरेंस कंपनी है। LIC का फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम में लगभग 70% मार्केट शेयर है। मतलब हर साल जो नए प्रीमियम मिलते हैं उनमें से 70% LIC से आता है। गवर्नमेंट ने बजट 2020-21 में LIC के IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का अनाउंसमेंट किया था, जिससे LIC का कुछ हिस्सा पब्लिक को बेचा जाएगा। ये स्टेप गवर्नमेंट के प्राइवेटाइजेशन के डायरेक्शन में है। एग्जाम्पल देखते हैं। LIC का इंडोमेंट प्लान या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज पॉपुलर हैं जो लोग अपने फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए खरीदते हैं। LIC ने ऐसे प्लान्स ऑफर किए हैं जो लोगों को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC भी गवर्नमेंट ओन है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ, मोटर, फायर, मेराइन और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आती है। ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लोगों को अपने एसेट्स और हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो मोटर इंश्योरेंस से
उनको क्लेम मिलता है जो उनके रिपेयर कॉस्ट को कवर करता है। सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस से हॉस्पिटल बिल कवर होता है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ये कंपनी 2002 में इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये गवर्नमेंट ऑन है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वर्क करती है। इसकी पर्पज की बात करें तो इसका मेन एम है फार्मर को क्रॉप लॉस या नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्शन देना। इसके थ्रू फार्मर को अपनी क्रॉप्स के लिए इंश्योरेंस मिलता है जो उन्हें फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से बचाता है। एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर की क्रॉप ड्रॉट या फ्लड्स की वजह से डैमेज हो जाता है तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के थ्रू उनको कॉम्पनसेशन मिलता है जो उनकी इकोनॉमिक सुटेबिलिटी को स्टेबलाइज करता है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स। मल्होत्रा कमेटी 1993 ने इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म का पहला कदम उठाया था। इस कमेटी का एम था इंश्योरेंस को मॉडर्नाइज करना और कंपटीशन को इंक्रीज करना। चलिए देखते हैं कि रिफॉर्म ने क्या चेंजेस लाए। की रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट। प्राइवेट सेक्टर एंट्री। मल्होत्रा कमेटी ने प्राइवेट कंपनीज को इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री देने का रिकमेंडेशन दिया जो पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में था। ये रिफॉर्म्स के बाद प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जैसे आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, बजाज एलायंस और एचडीएफसी लाइफ मार्केट में आए। आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, 1999 में आईआरडीए को स्टेब्लिश किया गया। आईआरडीए का रोल है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना और इंश्योर करना कि कंपनीज अपने कस्टमर को फेयर पॉलिसीज ऑफर करें। ओपनिंग ऑफ एफडीआई इन इंश्योरेंस। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे फॉरेन कंपनीज को भी इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिल गया। इससे कंपटीशन इंक्रीज हुआ और इंश्योरेंस प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव हुआ। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। प्रीमियम इनकम। प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो आप हर मंथ या ईयर इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। ये अमाउंट कंपनी के लिए रेवेन्यू होता है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब है जब कंपनी अपने शेयर पब्लिक को बेचती है ताकि कैपिटल रेज किया जा सके। एलआईसी ने अपने शेयर को मार्केट में बेचने का डिसीजन लिया जिससे उनको कैपिटल मिलेगा और गवर्नमेंट को अपनी ओनरशिप थोड़ी रिड्यूस करनी होगी। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई अलाउ करने से फॉरेन कंपनीज को इंडिया में कैपिटल और एक्सपर्टाइजेज का फायदा मिलता है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस स्कीम बाय द गवर्नमेंट। इंडिया में गवर्नमेंट काफी इंश्योरेंस स्कीम चला रही है जो लोगों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है, स्पेशली उन्हें जो इकोनॉमिकली वीकर हैं। आज हम कुछ ऐसी स्कीम को के बारे में जानेंगे जो डायरेक्टली हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे। इसकी की फीचर्स की बात करें तो इस स्कीम के अंदर 5 लाख रुपीस पर फैमिली प्रोवाइड किया जाता है। ये अमाउंट सेकेंडरी और टर्सरी केयर जैसे एडवांस ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। इस हेल्थ बेनिफिट, इस पैकेज में डायग्नोस्टिक, मेडिकेशन, सर्जरी, मेडिकल केयर और डे केयर एक्सपेंसेस कवर होते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक फैमिली मेंबर को मेजर सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो आयुष्मान भारत स्कीम उनका ट्रीटमेंट का खर्चा कवर करती है, जैसे हार्ट सर्जरी या कैंसर ट्रीटमेंट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज इसमें है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एचएआई, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। स्टेट लेवल पर स्टेट हेल्थ एजेंसी को ये इम्प्लीमेंट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एसईसीसी डाटा का यूज किया जाता है ताकि इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जा सके। फंडिंग पैटर्न्स की बात करें तो 60:40 सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर ओन लेजिस्लेचर, 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, 100% central funding for union territories without a legislation. Why this scheme is important?
ये स्कीम हेल्थ केयर को एफोर्डेबल बनाने के लिए लॉन्च की गई थी, खासकर उन लोगों के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, आयुष्मान भारत ने पुअर फैमिली के लिए हेल्थ ट्रीटमेंट का कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया, स्पेशली इन रूरल एरियाज। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। ये स्कीम 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की थी। इस स्कीम का फायदा उन लोग उठा सकते हैं जो 18 से 50 ईयर एज के हैं और उनके पास बैंक अकाउंट है। 436 रुपीज पर ईयर प्रीमियम होता है, जो कि अफोर्डेबल है। इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो अगर इंश्योर पर्सन का डेथ हो जाता है किसी भी वजह से तो 2 लाख रुपीज मिलते हैं उनके फैमिली को। एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन एक्सीडेंट में मर जाता है तो उनके फैमिली को 2 लाख रुपीज मिलते हैं, जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। वाई दिस स्कीम इज इम्पोर्टेंट? एफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो लाइफ इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर किसी ने PMJJBY लिया है और उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को फाइनेंशियल कशन मिलता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो अर्बन एरिया से दूर रूरल एरिया में रहते हैं। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। ये स्कीम भी 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की थी। इस स्कीम में 18 से 70 साल के लोग रजिस्टर कर सकते हैं अगर उनके पास बैंक अकाउंट है। इसकी प्रीमियम की बात करें तो सिर्फ 20 रुपए पर ईयर है, जो काफी लो कॉस्ट है। इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो 1 लाख रुपीज फॉर पार्शियल डिसेबिलिटीज, 2 लाख रुपीज फॉर एक्सीडेंटल डेथ और टोटल डिसेबिलिटी। एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन एक्सीडेंट में पार्शियल डिसेबिलिटी के शिकार हो जाता है तो उन्हें 1 लाख रुपीज मिलता है। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली को 2 लाख रुपीज मिलते हैं। वाई दिस स्कीम इज इम्पोर्टेंट? लो कॉस्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ये स्कीम लो कॉस्ट एक्सीडेंटल कवरेज प्रोवाइड करती है जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल है। एग्जाम्पल, PMSBY ने बहुत से लोगों को एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी से रिलेटेड कंपनसेशन दिया है, जो उनके फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। अब बात करते हैं टूरिज्म इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का टूरिज्म सेक्टर काफी डाइवर्सिफाइड है और गवर्नमेंट ने इसे बूस्ट देने के लिए इनिशिएटिव लिया है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टूरिज्म स्कीम और कॉम्पेन्स के बारे में जानेंगे जो गवर्नमेंट ने प्रमोट की है। स्वदेश दर्शन 2.0 सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आती है। इसका मेन गोल है सस्टेनेबल और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करना। ये 13 थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट को डेवलप करता है। एग्जाम्पल, अगर आपको इंडिया के हेरिटेज और कल्चरल साइट एक्सप्लोर करना हो तो आपको स्वदेश दर्शन के अंदर कल्चर और हेरिटेज टूरिज्म का ऑप्शन मिलेगा। थीम्स अंडर द स्कीम को देखते हैं। कल्चर एंड हेरिटेज टूरिज्म, जहां आप हिस्टोरिकल और कल्चर साइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एडवेंचर टूरिज्म, ये उन लोगों के लिए है जो माउंटेन ट्रेकिंग, राफ्टिंग या एक्सट्रीम स्पोर्ट एंजॉय करते हैं। इको टूरिज्म, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। वेलनेस टूरिज्म, योगा, मेडिटेशन और नेचुरल हीलिंग को प्रमोट करते हैं। माइस टूरिज्म, मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। रूरल टूरिज्म, रूरल एरिया को टूरिज्म का पार्ट बनाना जहां लोग लोकल कल्चर और ट्रेडिशन को सीख सकते हैं। बीच टूरिज्म, कोस्टल एरिया को प्रमोट करना जैसे गोवा, केरला। क्रूसेस, ओशियन एंड इनलैंड, बोट और शिप क्रूसेस को प्रमोट करना, स्पेशली गंगा रिवर क्रूसेस में। वाई दिस स्कीम इज इम्पोर्टेंट? सस्टेनेबिलिटी, ये स्कीम टूरिज्म को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश करता है ताकि लॉन्ग टर्म टूरिज्म पोटेंशियल बना रहे। एग्जाम्पल, केरला में इको टूरिज्म प्रमोट किया जा गया है जहां लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो अपनी लोकल प्रोडक्ट को सेल कर सके और इन्वायरमेंट भी सेफ रहे। अब बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज
रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर स्टार्ट हुई थी। ये स्कीम मेजर पिलग्रिमेज और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए है। जहां रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाता है। एग्जाम्पल, वाराणसी जैसे हिस्टोरिकल सिटीज में प्रसाद के अंदर घाट्स को क्लीन और रिस्टोर किया गया है ताकि पिलग्रिमेज को बेटर फैसिलिटी मिल सके। फोकस एरिया की बात करें तो ये स्कीम रिलीजियस प्लेस के रेस्टोरेशन और स्पिरिचुअल इन्हेंसमेंट पर फोकस करती है। वाई दिस स्कीम इज इम्पोर्टेंट? कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन। ये स्कीम रिलीजियस और स्पिरिचुअल हेरिटेज को प्रिजर्व करती है, जो लोगों को स्पिरिचुअल एवेकिंग और पीस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, केदारनाथ और अमरनाथ यात्रा के लिए बेटर फैसिलिटीज और सेफ्टी मेजर्स प्रसाद के अंदर इम्प्रूव किए जाते हैं। अब देखो अपना देश कैंपेन। ये कैंपेन 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च की थी। ये इंडियन सिटीजन को इंडिया के अपने देश को एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करता है। कोविड-19 के टाइम में लोग इंटरनेशनल ट्रेवल से बच रहे थे, तो इस कैंपेन का फोकस लोकल टूरिज्म पर था। एग्जाम्पल, गोवा का बीच टूरिज्म या राजस्थान का डेजर्ट सफारी ये कैंपेन प्रोमोट करता है। वाई दिस कैंपेन इज इम्पोर्टेंट? बूस्ट लोकल इकोनॉमिक। इससे लोकल टूरिज्म को बूस्ट मिलता है और लोग बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं, लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, इस कैंपेन में लोगों को नॉर्थ इंडिया के हिल स्टेशन लाइक शिमला और मनाली और साउथ इंडिया के बैक वाटर्स लाइक एलेपे इन केरला एक्सप्लोर करने को मोटिवेट किया। निधि, नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर मैनेज किया जाता है। इसमें लॉजिंग यूनिट जैसे हॉस्टल, होटल, गेस्ट हाउस या इस सब का रजिस्ट्रेशन होता है। एग्जाम्पल, निधि के थ्रू आप इजिली होटल या गेस्ट हाउस को के डिटेल को देख सकते हैं और उनमें स्टे करने का प्लान बना सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को डिजिटली इंटीग्रेट करता है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। वाई दिस स्कीम इज इम्पोर्टेंट? बेटर डाटा मैनेजमेंट। ये डाटाबेस टूरिज्म इंडस्ट्री को बेटर मैनेज करने में मदद करता है, जिससे टूरिस्ट को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले। एग्जाम्पल, आप जब भी गोवा या महाराष्ट्र जाते हैं तो निधि से आपको होटल की ऑनलाइन अवेलेबिलिटी का पता चल सकता है। अब इनक्रेडिबल इंडिया 2.0। ये कैंपेन नीचे मार्केट को टारगेट करता है, जहां योगा, वेलनेस टूरिज्म, लग्जरी टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ कोहेजन को प्रमोट करना। एग्जाम्पल, ऋषिकेश को योगा टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जाता है और केरला को वेलनेस और आयुर्वेदा टूरिज्म के लिए। वाई दिस कैंपेन इज इम्पोर्टेंट? ग्लोबल रिकॉग्निशन। ये कैंपेन इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे एक प्रीमियम टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में इस्टेब्लिश करता है। एग्जाम्पल, गोवा टूर, योगा टूर्स इन ऋषिकेश और आयुर्वेद रिट्रीट इन केरला को ग्लोबली पॉपुलर बनाया गया है। आरसीएस उड़ान 3.0। इस स्कीम का पर्पज है अफोर्डेबल एयर कनेक्टिविटी को प्रमोट करना, स्पेशली रिमोट एरिया को कनेक्ट करना। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर इंप्लीमेंट होती है। एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वाटर एरोड्रोम्स को सी प्लेन्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, जिससे टूरिस्ट इजिली रिमोट लोकेशन तक रीच कर सके। वाई दिस स्कीम इज इम्पोर्टेंट? इम्प्रूव कनेक्टिविटी। ये स्कीम रिमोट और अंडर सर्व्ड एरिया को टूरिज्म के लिए ओपन रखता है, अनडिजर्व एरिया के टूरिज्म को के लिए ओपन रखता है। एग्जाम्पल, सी प्लेन सर्विस इन अंडमान एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन टूरिज्म को बूस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे लोग इजिली वाटर वेज और एयर वेज के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया। इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर रैपिडली इवॉल्व
कर रहा है और गवर्नमेंट ने कई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि डिजिटल कनेक्टिविटी को एक्सपेंड किया जा सके। आज हम नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसीज 2018, भारत नेट प्रोजेक्ट और पीएम वानी के बारे में जानेंगे। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसीज एनडीसीपी 2018, ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, हर एक सिटीजन को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल, जैसे आपको अपने घर में हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, वैसे ही ये पॉलिसी का गोल है कि हर सिटीजन के पास एसेसिबल और अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड हो। क्रिएटिंग 4 मिलियन जॉब्स, डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर में 4 मिलियन एडिशनल जॉब क्रिएट करना। इसका गोल है कि डिजिटल सेक्टर को बूस्ट देकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं। इंक्रीज जीडीपी कंट्रीब्यूशन, टेलीकॉम सेक्टर की कंट्रीब्यूशन को 6 से 8% तक बढ़ाना। इसका मतलब है अगर सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट हो और इन्वेस्ट किया जाए तो इंडिया का जीडीपी भी ग्रो करेगा। आईटीयू आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स 2017 में 134 रैंक से लेकर टॉप 50 कंट्रीज में इंडिया को ले जाना। इसकी फीचर्स की बात करें तो यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एट 50 Mbps, हर सिटीजन को 50 Mbps की ब्रॉडबैंड स्पीड प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल, आपको घर पर हाई स्पीड इंटरनेट मिले जो आपको ऑनलाइन स्टडीज, वर्क फ्रॉम होम या इंटरटेनमेंट नीड्स को सपोर्ट करे। कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत, हर ग्राम पंचायत को 1 GB पर सेकेंड कनेक्टिविटी देना बाय 2020 और 10 Gbps बाय 2022। एग्जाम्पल, रूरल एरिया को हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा जिससे एजुकेशन, हेल्थ केयर और बिजनेस एक्टिविटीज इंप्रूव होगी। अट्रैक्ट यूएसडी 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट, टेलीकॉम सेक्टर में 100 बिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना। स्किल डेवलपमेंट, 1 मिलियन लोगों को न्यू एज स्किल देना जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। व्हाई दिस पॉलिसी इंपॉर्टेंट? डिजिटल डिवाइड, इंडिया में अभी भी रूरल और अर्बन एरियाज में इंटरनेट एक्सेस का डिफरेंस है। ये पॉलिसी इस गैप को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF। इसका गोल है फोस्टर इनोवेशन। ये फंड एकेडेमिया, स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज के बीच पार्टनरशिप बनाता है ताकि नए टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड हो सके। सपोर्ट इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज, इंडियन कंपनीज को ग्रांट मिलेगी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी जो स्पेशली डोमेस्टिक नीड्स के लिए डिजाइन की गई है। एग्जाम्पल, अगर किसी इंडियन कंपनी ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की जो लो कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करे रूरल एरिया में, तो TDF उस कंपनी को फंड करेगा। वाई दिस फंड इज इम्पोर्टेंट? टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इससे इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप कर सकेगा और फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी कम होगा। एग्जाम्पल, इंडियन 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए TTDF का रोल काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। भारत नेट प्रोजेक्ट, इसकी फीचर्स की बात करें तो लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। भारत नेट प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है। एग्जाम्पल, इस प्रोजेक्ट के थ्रू रूरल एरिया को हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगी जो उनकी एजुकेशन और हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म करेगा। जैसे विलेज में ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म एक्सेस किया जा सकता है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क BPNL, ये प्रोजेक्ट BPNL के अंदर ऑपरेट होता है जो एक स्पेशल पर्पज व्हीकल्स है। फंडिंग, इस प्रोजेक्ट को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF से फंड किया जा रहा है। ये फंड गवर्नमेंट के तरफ से रूरल एरिया में कम्युनिकेशन सर्विस को प्रमोट करने के लिए है। PPP मॉडल, यूनियन कैबिनेट ने भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए वियाबिलिटी गैप फंडिंग को अप्रूव किया है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू इंप्लीमेंट हो रहा है। वाई दिस प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट? डिजिटल इंक्लूजन, भारत नेट का गोल है कि रिमोट और अनडिजर्व रूरल एरिया में
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाया जाए, जिससे लोग बेटर एजुकेशनल, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंजॉय कर सके। एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में भारत नेट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इंटरनेट कनेक्टिविटी दिया, जो ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल क्लासरूम्स को इनेबल करता है। पीएम वानी वाईफाई एसेस नेटवर्क इंटरफेस। इसके फीचर्स की बात करें तो पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट। पीएम वानी के थ्रू पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्टेब्लिश किए जाएंगे अक्रॉस इंडिया, स्पेशली रूरल और सेमी एरियाज में। एग्जाम्पल, जैसे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में पब्लिक वाईफाई अवेलेबल होता है, वैसे ही ये स्कीम पब्लिक डाटा ऑफिसेस पीडीओज के थ्रू वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड करेगी। नो लाइसेंस फॉर और फी। पीडीओस को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी और ना ही कोई फी देना पड़ेगा, जिससे एंट्री बैरियर कम होते हैं और पब्लिक वाईफाई नेटवर्क इजिली ग्रो कर सकते हैं। वाई दिस इनिशिएटिव इज इम्पोर्टेंट? एफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस। ये स्कीम लोअर इनकम ग्रुप्स को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेगी, जिससे उन्हें बेटर एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके। एग्जाम्पल, दिल्ली और मुंबई में कुछ पब्लिक एरियाज में फ्री वाईफाई सर्विस अवेलेबल है और पीएम वानी उसी मॉडल को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया। इंडिया ने अपने डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस को बूस्ट करने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। ये स्टेप्स न सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाते हैं, बल्कि ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जैसे जेम, ट्रिनिटी, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के बारे में डिटेल में समझेंगे। जेम, जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी। क्या है ये? जेम ट्रिनिटी का मतलब है जन धन अकाउंट, आधार और मोबाइल का इंटीग्रेशन। इसका मेन पर्पज है गवर्नमेंट सब्सिडीज को डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों तक पहुंचाना और लीकेज को रोकना। कैसे वर्क करता है ये? जन धन अकाउंट, हर इंडियन सिटीजन को बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है अंडर द जन धन अकाउंट। एग्जाम्पल, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी मिलनी है, जिससे फूड सब्सिडी या पीएमजीकेवाई रिलीफ ड्यूरिंग कोविड-19, तो ये डायरेक्ट आपके जन धन अकाउंट में ट्रांसफर होता है इंस्टेड ऑफ रीचिंग थ्रू मिडलमैन। आधार कार्ड को यूज करके आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन होता है, इससे ऑथेंटिकेशन सिंपल हो जाता है और गवर्नमेंट को इंश्योर होता है कि सब्सिडी सही पर्सन तक पहुंच रही है। मोबाइल फोन्स के थ्रू आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और मनी ट्रांसफर या पेमेंट इजिली कर सकते हैं। वाई जैम इज इम्पोर्टेंट? ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट ट्रांसफर को ट्रैक किया जा सकता है, जिससे लीकेज को रोका जा सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन। बैंक अकाउंट और आधार लिंकिंग से लोग ट्रेडिशनली बैंकिंग सर्विस से दूर थे, उन्हें भी बेनिफिट्स मिलने लगे हैं। एग्जाम्पल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के थ्रू जैम काफी सक्सेसफुल हुई है। जैसे डीबीटी फॉर एलपीजी सब्सिडीज को देखते हैं, जहां एलपीजी गैस सब्सिडी डायरेक्टली जन धन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। क्या है ये? अकाउंट एग्रीगेटर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो आपके फाइनेंशियल डाटा को कलेक्ट और शेयर करने का काम करती है। इसका गोल है कि फाइनेंशियल डाटा को इजिली ट्रांसफर किया जा सके बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब कस्टमर की परमिशन हो। इसकी की फीचर्स की बात करें तो कंसेंट बेस्ड। डाटा को ट्रांसफर करने के लिए कस्टमर की परमिशन जरूरी होती है। एग्जाम्पल, अगर आप अपने बैंक डिटेल को किसी लोन प्रोवाइडर के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आपके कंसेंट के बिना कोई भी डाटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। रोल्स इन एए फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ये वो एंटिटीज होती है जो फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करती है, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, आपका बैंक अकाउंट डिटेल, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट डिटेल जो आपके एफपीआई के थ्रू मिलते हैं।
FIP के थ्रू मिलते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर, FIU। ये वो एंटिटीज होती है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज कर रही होती है, जैसे लोन प्रोवाइडर, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, अगर आपको होम लोन लेना है तो आपका बैंक FIU के रूप में आ सकता है और आपके अकाउंट डिटेल को रिट्राइव करके लोन अप्रूव प्रोसेस को फास्ट कर सकता है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, कंज्यूमर को अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में रजिस्टर करना वॉलंटरी होता है। वाई इज ए फ्रेमवर्क इम्पोर्टेंट? कस्टमर कंट्रोल, आपके फाइनेंशियल डाटा पर आपका कंट्रोल होता है और आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डाटा देना है। फास्टर फाइनेंशियल सर्विस, लोन एप्लीकेशन, इंश्योरेंस क्लेम और अदर फाइनेंशियल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है, जिससे कस्टमर को फास्ट सर्विस मिलता है। अब बात करते हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड क्या है। NESL एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के अंदर रेगुलेट है। इसका मेन पर्पज है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना और उन्हें सिक्योर रखना। इसकी की फीचर्स को देखते हैं। डिजिटल रिकॉर्ड्स, NESL डिजिटल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को के लिए जरूरी होती है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस हो रहा है तो NESL उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मैनेज करेगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंट्स एक्यूरेसी बढ़ती है। रेगुलेटेड बाय IBBI, NESL को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर रेगुलेशन मिलता है, जिससे ये सिक्योर और रिलायबल बनता है। Why NESL is important? Efficiency in insolvency process, डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से इंसॉल्वेंसी केसेस को जल्दी और इफिशिएंटली प्रोसेस किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेंटेन करने से फ्रॉड या डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, NESL का यूज इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में हो रहा है, जैसे कॉर्पोरेट बैंकरप्सीज के केसेस में, जहां फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, मेकिंग द प्रोसेस फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट।